चलिए आ जाइए बोर्ड पे। देखिए ज्योग्राफी पढ़ाना है ना, आज शनिवार है, ज्योग्राफी पढ़ाना है। और जो है आपको पिछले शनिवार में जो है हम थोड़ा इधर उधर हो गए थे। पिछले शनिवार हम टेस्ट में भी थे नहीं थे, दोपहर से ही इधर उधर हो गए। तो दोपहर से इधर उधर हुए तो अगले दिन उगे रात में 11-12 बजे, ठीक है। तो इसलिए जो है यानी पटना में नहीं थे, पटना से बाहर जाना पड़ा था कुछ काम की वजह से, इसलिए पिछले शनिवार को टेस्ट में भी नहीं आए थे, आपके बैच में भी नहीं आए थे, और रविवार को भी आपका क्लास नहीं हुआ था। थे ही नहीं तो कहां से होगा, रहेंगे तब ना होगा। तो इसलिए अचानक कोई काम लग गया, ऐसे कोई काम लगता है नहीं लेकिन अचानक लग गया। तो इसलिए जो है सोचे कि रिकॉर्डेड क्लास चलवा देते हैं। और चैप्टर नंबर 2 भारत की भूगर्भिक संरचना रिकॉर्डेड वीडियो चलवाए थे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आज हम समझा देंगे। वो क्लास आप किए तब पर भी ठीक है, नहीं किए तब पर भी ठीक है। तो आशा करते हैं आप सब लोग ज्योग्राफी का नोट ले लिए होंगे। लिए हैं? दिखाइए तो कौन नोट लिए आप अपना दिखाइए ना, आपसे न मांग रहे हैं, एकदम कंजड़ है। ठीक है, वही तो है, वही है, वही है जी, ठीक है। बकलोलवी कहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी है, आप में क्वेश्चन आंसर नहीं है जी। आज तो क्वेश्चन आंसर नहीं है आप लोग में, हाँ नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, तो क्या होगा, कोई बात नहीं। चलिए अब शांत हो जाइए। तो बता दिए पिछले सप्ताह नहीं हुआ था। अब दूसरी बात, कल परसों में बहुत सारे दरोगा का जो है प्रमोशन हुआ है। बहुत सारे दरोगा जो है इंस्पेक्टर बन गए हैं। तो दरोगा का बहुत सारा पोस्ट खाली हुआ है। तो आज के पेपर में भी दिया हुआ है कि 1275 नया वैकेंसी आना है। कभी 2000 प्लस होता है, कभी 1275 हो जाता है। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा कि 1275 आएगा कि 2000 प्लस आएगा, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है 1275 ही आने का। अब जो भी आए लेकिन वैकेंसी आएगा। आप याद कीजिए, हम आपको बोले थे का जी कहाँ रहते हैं आप, हैं जब क्लास में आ जाते तब चाय पिलाते हैं, रखिए यहां पर। चलिए, तो 1275 है या 2000 है, वैकेंसी तो आना ही आना है। चेयरमैन का स्टेटमेंट था सितंबर में नोटिफिकेशन देंगे, और आज के पेपर का स्टेटमेंट है अक्टूबर में नोटिफिकेशन देंगे। ये तो सत्य है कि नोटिफिकेशन आएगा, चाहे आपको सितंबर में आ जाए या अक्टूबर में आ जाए, नोटिफिकेशन तो आएगा, ये तो सत्य है। और सीट भी जैसा अनुमान लग रहा है कि आज वाला जो न्यूज है ना, इसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। आप जो 64 पोस्ट वाला मेंस हुआ था, उसमें जो चेयरमैन का स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को लेकर के हम बोले थे, एक बात हम बोले थे, उनके स्टेटमेंट में जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, और सब उनका स्टेटमेंट ठीक था।
तो बार बार बोला जा रहा है, अब चेयरमैन बोल रहे हैं, पेपर दे रहा है, और कुछ दरोगा का प्रमोशन भी हुआ है। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा है कि नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जम के लगे रहिए तैयारी करने में। और क्या, नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी कीजिएगा, उससे तो बेहतर है कि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार अभी आप अपना तैयारी जारी रखे हुए हैं, इसी प्रकार अपने तैयारी को जारी रखे रहे और पढ़ते रहे। टेस्ट उस्ट देते रहे। टेस्ट में तो सब लोग शामिल होते नहीं हैं। देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं, एक ही टीचर से पढ़ के कुछ बच्चा सफल हो जाते हैं और कुछ बच्चा असफल हो जाते हैं। अगर रिजल्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता, सब बच्चा सफल हो जाता। रिजल्ट टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रिजल्ट स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्टूडेंट टीचर की बात को मानता है उसका रिजल्ट होता है, जो नहीं मानता है उसका रिजल्ट नहीं होता है। और इसमें से अधिकतर ऐसे छात्र हैं जो बात नहीं मानते हैं। हम सतयुग या त्रेता युग या द्वापर के टीचर न हैं, घोर कलयुग के टीचर हैं। सतयुग, द्वापर या त्रेता युग में शिक्षक की बातों को उनके शिष्य शब्दशः मानते थे, लेकिन ये घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जो मानते हैं बहुत आगे जाते हैं, बहुत बेहतर जाते हैं। एक एग्जांपल देना चाहेंगे। 2446 में 3 लड़का का ग्रुप बनाए थे, एक चुन्नू, एक रोहित, एक सुजीत। सुजीत दरभंगा साइड का है, चुन्नू नालंदा का और रोहित लखीसराय का। इसमें से एक लड़का जो है सुजीत, थोड़ा उन दोनों की तुलना में ज्यादा पैसा वाला था, तो थोड़ा उसमें घमंड ज्यादा था, एटीट्यूड ज्यादा था, लड़ जाता था, झगड़ जाता था। अंतिम में दोनों साइड हो गया, चुन्नू रोहित, और दोनों उसी दोनों का ग्रुप बना रहा। और दोनों आज सब इंस्पेक्टर है 2446 वाला में ही। और सुजीत का आज तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है आज तक। उसका बात ही नहीं माना, कॉन्फिडेंस की कमी और इधर उधर ज्यादा, अपने में विश्वास का नहीं होना, 72 प्रकार का किताब पढ़ना, आज तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वो जिस लड़की सबको लेकर के आया था वो सब लड़की का हो गया है। सुजीत कुछ लड़की का भी एडमिशन करवाया था संस्थान में, वो सब का भी हो गया है। सुजीत जिसको लेकर के आया सबका हो गया, लेकिन उसी का नहीं हुआ। इस बात का दुख हमको भी है, समझे। लेकिन क्या कीजिएगा, बातें नहीं मानता था। बात मानेगा तब ना। आप हमारे कितने भी प्रिय छात्र हैं, आप हमारा बात मानिएगा तब ना आपका रिजल्ट होगा। आप पढ़िएगा तब ना आपका रिजल्ट होगा। सिर्फ हमारे प्रिय हो जाने से थोड़े आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो प्रिय होने से कोई या किसी का बहुत ज्यादा भला नहीं होने वाला है। कृष्ण का प्रिय तो राधा ही थी, लेकिन फिर भी पत्नी तो रुक्मणी बनी, समझ गए। तो पढ़िए, और क्या बोले, और तो कुछ नहीं बोलेंगे। टेस्ट उस्ट देते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट में शामिल होते रहिए। जैसे आज प्राचीन भारतीय इतिहास के टेस्ट का कॉपी चेक करवाए थे ना। आप लोग टेस्ट दिए हैं ना। टॉपर को, लड़का में टॉपर को कितना, 100 में 100, लड़की में टॉपर को 99। कितना आया है?
काहे 99 काहे ना आया? एको क्वेश्चन बाहर से था, एगो क्वेश्चन बाहर से नहीं था। 100 में 100 आना चाहिए। मध्यकालीन आपके बैच में हो चुका है। मध्यकालीन का टेस्ट रविवार को होना था, लेकिन उसको बढ़ा करके सोमवार कर दिए। रविवार को इसलिए नहीं कि वो जो है कुछ पर्व उर्व है, हाँ कुछ है, पता नहीं, अब जो भी है रविवार को नहीं, सोमवार को दोपहर में 12 बजे से है। हाँ जो भी है, तीज है तो हम क्या करें, ठीक है। जो अपना शादीशुदा वो अपना तीज मनाते रहे, ना हम हैं ना हम मनाएंगे ना मनाने देंगे। तो सोमवार को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टेस्ट है। कल रविवार है, परसों सोमवार है, और पूरा सप्ताह तो वही होमवर्क के दिए हैं। कुछ होमवर्क दिए हैं, सोमवार से न मंगलवार से न बोल रहे हैं कि मध्यकालीन का रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना जी। हाँ तो मध्यकालीन का टेस्ट है। और देखिए ना, टॉपर को 2-2 हजार रुपया दिए ना, टॉपर को 2000, सेकेंड टॉपर को 1000, थर्ड टॉपर को 500 दिए ना जी। हाँ तो औकात है, क्षमता है तो पैसा ले लीजिए। 5000 दिए हैं, 5000 ले लीजिए, समझ गए। लेकिन औकादे न है आप लोग में, पढ़ने का कुब्बते न है, पढ़ने का कलेजे न है, पढ़ने वाला चमड़िए न है, तो कहां से लीजिएगा 2000 रुपया? पढ़ने वाला चमड़ी रहेगा तब ना। और मध्यकालीन में भी जो आपके नोट में है क्वेश्चन वहीं से रहेगा, समझ गए। 100%, 100 में 100 ला सकते हैं आप, समझ गए। 2000 रुपया पा सकते हैं। चलिए आ जाइए अब। तो आज हम आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से अवगत करवा देते हैं, क्योंकि आपको वीडियो दिखा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण है उस चैप्टर का, जिसके पूछने की संभावना है उस चैप्टर में, तो चैप्टर नंबर 2 की बातों को भी हम आपको करवा देते हैं। और फिर चैप्टर नंबर 3 पर आएंगे। चैप्टर नंबर 3 भारत के पर्वत पठार मैदान, बहुत अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर। और उसके बाद भारत की नदियां, वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर। तो आ जाइए, भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। समझिएगा, भूगर्भिक, भू का मतलब होता है पृथ्वी। भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी के गर्भ में भारत की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई? पृथ्वी के गर्भ में, भूगर्भिक यानी पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी चीज को समझना है। देखिए, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर जलमंडल है, स्थल मंडल है। जलमंडल मतलब जलीय भाग, जलमंडल मतलब जलीय भाग। स्थल मंडल मतलब स्थलीय भाग। क्या जो हमारा पृथ्वी है, क्या हमारे पृथ्वी पर सिर्फ स्थल मंडल ही है? एकदम नहीं। क्या हमारे पृथ्वी पर सिर्फ जल मंडल ही है? एकदम नहीं। हमारे पृथ्वी पर स्थल मंडल भी है और हमारे पृथ्वी पर जल मंडल भी है। और आप सब लोग जानते होंगे, पृथ्वी के पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर, पृथ्वी के लगभग
71% भूभाग पर जल का विस्तार है और बाद बाकी जो बचा हुआ 29% भूभाग है, यहां पर स्थल का विस्तार है, यहां पर स्थल का विस्तार है। भले ही 71% भूभाग पर जल का विस्तार हो, भले ही 71% भूभाग पर जल का विस्तार हो, लेकिन पीने योग्य जल मुश्किल से 2.5% के आसपास है, मुश्किल से 2 से 2.5% के आसपास पीने योग्य जल है। अब जल तो ये नाला में भी बहता है ना, जले न बहता है। जल तो गंगा नदी में भी बहती है, समझ गए? तो वो पीने योग्य नहीं है। समुद्र का पानी खारा होता है, वो पीने योग्य थोड़े है, नहीं है। तो 71% भूभाग पर जल और 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है, 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। जल मंडल के बृहद रूप महासागर कहलाता है, या जलीय भाग का बृहद रूप महासागर कहलाता है, और स्थल खंड के बृहद रूप महाद्वीप कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। और पहला चैप्टर में हम आपको बताए हुए हैं, हमको याद है, पूरे पृथ्वी को 5 महासागर और 7 महादेश में बांटा गया है। हाँ या ना? एकदम से हाँ। जो 7 महादेश है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और जो 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, यही 5 महासागर है। अब देखिएगा, आप अगर बात करेंगे महादेश और महासागर का, तो आज आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर यहां है, अटलांटिक महासागर यहां है, हिंद महासागर यहां है, आर्कटिक महासागर यहां है। हर महासागर एक दूसरे से अलग है। और जैसे आज हर महासागर एक दूसरे से अलग है, वैसे ही हर महादेश भी आज एक दूसरे से अलग है। उत्तरी अमेरिका महादेश अलग है, दक्षिणी अमेरिका महादेश अलग है, अफ्रीका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, एशिया अलग है, यूरोप अलग है, अंटार्कटिका अलग है। हर महादेश भी अलग अलग है, हर महादेश भी अलग अलग है, हर महादेश भी अलग अलग है। तो क्या इस पृथ्वी के उत्पत्ति होने, क्या इस पृथ्वी के उत्पत्ति होने से ही ऐसा है? यानी ये जो आज जिस रूप में पृथ्वी हमें नजर आती है, सब महादेश अलग अलग, सब महासागर अलग अलग है, क्या जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे आप इस बात को समझिए, अपने परिवार के एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि आपका परिवार है, आपके परिवार में माताजी है, पिताजी है, दादाजी है, दादी जी है, भाई है, बहन है, भाई है, बहन है, हर कोई है, 2 भाई है, 1 बहन है, इस सब को मिलाकर के एक परिवार बना हुआ है। परिवार की अगर आप बात करेंगे, परिवार की अगर आप बात करेंगे तो शुरू में परिवार एक होता है, शुरू में परिवार एक होता है। उस परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन सब होता है।
एक समय आने पर बहन का विवाह हो जाता है, बहन अपने ससुराल बहन अपने ससुराल चली जाती है। आप दो भाई हैं, दोनों का विवाह होता है, दोनों की पत्नियां आती है। एक की पत्नी आती है तब तो बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन जब दोनों की पत्नी आ जाती है तब घर में आंतरिक क्रियाकलाप रामायण महाभारत होना शुरू हो जाता है। एगो कम काम करेगी, एगो ज्यादा काम करेगी, तो ज्यादा वाली उल्हन देगी कम काम करने वाली को, बहाना बनाएगी, माथा दर्द कर रहा है, फलना हो रहा है, चिल्ला हो रहा है, ढेकना हो रहा है। तो इस सब वजह से धीरे धीरे परिवार में विभाजन हो जाता है। दोनों भाई बचपन से लेकर शादी विवाह तक एक थे, लेकिन महारानियों की आने की वजह से जो है फिर अलग होना पड़ता है। तो जैसे पहले पूरा परिवार एक होता है, लेकिन जब महारानियां आती है तो फिर परिवार का विभाजन तय है, परिवार का विभाजन हो जाता है। और वही बात भूगोल में भी लागू होता है। शुरुआती वर्षों में पूरे विश्व में सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, और सभी जलीय भाग भी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। हम यह कहना चाह रहे हैं कि शुरुआती वर्षों में पंखा चले ई 2 एसी लगा हुआ, लेकिन कोई काम का नहीं है, जगह पर लग लेना है। ये लोग को बोलेंगे ई कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, समझ गए। बीच में लगाना चाहिए तो उधर लगे ले, इधर लगे ले, समझ गए। क्या करे जी? हाँ, तो जो आज आप देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब अलग अलग है। सब अलग अलग नहीं था, सब एक साथ जुड़ा हुआ था, सब एक साथ सटा हुआ था। और आज जो आप देख रहे हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सब जो अलग अलग है, ये सब अलग अलग नहीं था, ये सब भी सब एक था। मतलब आज से करोड़ों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले सभी महादेश या सभी स्थलखंड, सभी महादेश या सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, और सभी जलीय भाग भी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सब महादेश आपस में एक दूसरे के साथ सटा हुआ था। मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन सब एक साथ है। इसका मतलब ये हुआ सब एक साथ था। और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, वो सब भी सब एक ही था, सब एक ही था। तो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो सभी स्थलखंड या सभी महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, उसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने, उसे अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान ने नाम दिया
पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। पेंजिया नाम दिया, पेंजिया। और पेंजिया इस आकृति का था, इस आकृति का पेंजिया था। यह स्थल खंड था, यह स्थल खंड था। और इस पेंजिया के चारों ओर जलीय भाग था। इस पेंजिया के चारों ओर जलीय भाग था। पेंजिया के चारों ओर जो जलीय भाग था उसे कहा गया पेंथालासा। पेंजिया के चारों ओर जो जलीय भाग था उसे कहा गया पेंथालासा। पेंथालासा, पेंथालासा। जैसे परिवार में दो महारानियों के आने के बाद कहीं कुचुर मिचिर, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, उठापटक सब चीज शुरू हो गया, वैसे ही बाद के वर्षों में जाकर पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं की वजह से पेंजिया में टूट होना शुरू हो गया। पेंजिया में टूट होना शुरू हो गया। पेंजिया में टूट होना शुरू हो गया। पेंजिया में विखंडन होना शुरू हो गया। और पेंजिया में जब विखंडन होना शुरू हो गया तो पेंजिया दो भागों में बट गया। पेंजिया दो भागों में बट गया। और पेंजिया जो दो भागों में बट गया, पेंजिया का ऊपरी हिस्सा उत्तर की ओर खिसका और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण की ओर खिसका। पेंजिया का वह हिस्सा जो उत्तर की ओर खिसका उसे कहा गया अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। उसे कहा गया पेंजिया का वह हिस्सा जो उत्तर की ओर खिसका उसे कहा गया अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। और पेंजिया का वह हिस्सा जो दक्षिण की ओर खिसका वह कहलाया आपको गोंडवाना लैंड। वह कहलाया आपको गोंडवाना लैंड। और जैसे दो भाइयों के बीच फूट डालने में महारानियों का अहम योगदान होता है, वैसे ही जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इन दोनों के विभाजन में तेथिस सागर का योगदान था। तेथिस सागर जब ये दोनों विभाजित हुआ तो इन दोनों भूखंडों के बीच में जाकर एक तेथिस सागर का निर्माण हुआ। तेथिस सागर, समझ गए? तेथिस सागर, इन दोनों के बीच में आपको तेथिस सागर, तेथिस सागर, तेथिस सागर का निर्माण हुआ। अरे आप स्वयं सोचिए ना महाराज, पेंजिया के चारों तरफ जल है, विखंडित होगा, विखंडित होगा तो पानी अंदर जाएगा कि ना जाएगा? तो जो तेथिस सागर है, एक प्रकार से तेथिस सागर के विषय में यह कहा जा सकता है, या तेथिस सागर के विषय में हम यह कह सकते हैं कि तेथिस सागर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में था। या यह भी कह सकते हैं तेथिस सागर अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड को विभाजित करती है। करती है नहीं, करती थी, करती थी। इसके बाद आप ये जो मानचित्र देख पा रहे हैं, ये जो मानचित्र आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी है ये। और आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप सब लोग जानते हैं, पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है
और पृथ्वी के केंद्र से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है वह है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है यह पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। आपको वर्तमान समय में उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब जो महादेश मिलते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ये सब महादेश अंगारा लैंड या लॉरेंसिया के अंतर्गत आता है। ये सब महादेश अंगारा लैंड या लॉरेंसिया के अंतर्गत आता है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में जो आपको नजर आता है, दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अंटार्कटिका महादेश, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है कौन महादेश अंगारा लैंड का हिस्सा है, कौन महादेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहां पर हमने आपको स्पष्ट कर दिया कौन महादेश अंगारा लैंड का हिस्सा है और कौन महादेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह बात हमने आपको यहां पर स्पष्ट कर दिया है। अब बात अगर भारत की करें, तो भारत तो एशिया महादेश में पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, भारत भले ही एशिया महादेश में पड़ता हो और एशिया महादेश अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है, परंतु जो अपना देश भारत है वह अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो अपना देश भारत है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो अपना देश भारत है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और कहा जाता है कि जब गोंडवाना लैंड में टूट हुई ना, जब गोंडवाना लैंड में टूट हुई, जैसे पहले पेंजिया था, पेंजिया में टूट या विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। और जब गोंडवाना लैंड में टूट या विखंडन हुआ, जब गोंडवाना लैंड में टूट या विखंडन हुआ, तो गोंडवाना लैंड में होने वाले विखंडन या टूट से ही अपने देश भारत का निर्माण हुआ है। अपने देश भारत का निर्माण हुआ है। विशेष तौर पर कहा जाता है कि अफ्रीका महादेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप में जो टूट हुई ना, ये मेडागास्कर द्वीप है, ये इसमें जो टूट हुई ना और इसमें टूट हुई, और स्थलखंड जो है उत्तर पूरब की ओर खिसका, वही स्थलखंड जो है आपको भारत कहलाया, वही स्थलखंड भारत कहलाया। तो जो अपना देश भारत है, भले ही एशिया महादेश में है, लेकिन जो अपना देश भारत है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जब आप भारत के भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ते हैं तो भारत की भूगर्भिक संरचना हमें, भारत की भूगर्भिक संरचना हमें यह बतलाता है कि जो भारत है, भारत स्पष्ट तौर पर 3 भागों में विभाजित है। भारत स्पष्ट तौर पर 3 भागों में विभाजित है। और भारत स्पष्ट तौर पर जो 3 भागों में विभाजित है
एक है भारत का उत्तरी भाग, एक है भारत का मध्य भाग और एक है भारत का दक्षिणी भाग। भारत का जो उत्तरी भाग है यह पर्वतीय इलाका है, यह पर्वतीय इलाका है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत का जो उत्तरी भाग है यह पर्वतीय इलाका है और भारत के उत्तर में जो है आपको हिमालय पर्वत है। भारत की भूगर्भिक संरचना भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित करता है। एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, यह पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और यह उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान। और जब आप दक्षिण भारत में आएंगे ना, दक्षिण भारत में पठार ही पठार आपको मिलेगा, जिसे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो जो तीसरा भूभाग है वह पठारी भाग है, पठारी भाग है। तो भारत की भूगर्भिक संरचना हमें यह बतलाता है कि भारत को स्पष्ट तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। अब जो ये 3 स्पष्ट भागों में भारत को विभाजित किया गया है, इसमें भारत का जो सबसे प्राचीनतम भूभाग है, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग यानी सबसे पुराना भूभाग वह प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का जो सबसे प्राचीनतम भूभाग है, प्राचीनतम भूभाग है वह है आपको प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, जैसे अभी हम इतना लंबा चौड़ा हैं, बोल रहे हैं, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मां के गर्भ से पैदा होते हुए ऐसा थोड़े हो गए, नहीं। तो उसी प्रकार से आप आज जिस रूप में भारत को देखते हैं, ऐसा थोड़े था कि भारत अचानक ऐसा बन गया, नहीं। जैसे बच्चा का जन्म होता है, बच्चा नाबोध होता है, उसको कुछ अता पता नहीं होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, लंबा होता है, खेलता धूपता है, दौड़ता फिरता है, पढ़ता लिखता है, धीरे धीरे सब चीज उसका विकास हो जाता है। वैसे ही आज आप जिस रूप में भारत को देख रहे हैं, उस रूप में भारत पहले नहीं था। भारत आज जैसा रूप में अचानक नजर नहीं आ गया, अचानक ऐसा भारत नहीं बन गया। जब गोंडवाना लैंड में टूट हुई, जब गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ, तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। फिर भारत के उत्तरी भाग में पर्वतों का निर्माण हुआ और फिर मध्य भाग में मैदान का निर्माण हुआ, मध्य भाग में मैदान का निर्माण हुआ। मतलब इन तीनों भूभागों में उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार, इन तीनों भूभागों में अगर भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है,
तो वही भारत का सबसे आधुनिकतम या नवीनतम भूभाग उत्तर भारत का विशाल मैदान है। नवीनतम भूभाग उत्तर भारत का विशाल मैदान है। सबसे नया भूभाग उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और जो उत्तर में, भारत के उत्तर में पर्वत है, उस पर्वत को ही हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। उस पर्वत को ही हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और हिमालय पर्वत भी अचानक नहीं बन गया, उसके भी बनने में बहुत समय लगा। जैसे सीधा समझिए ना, आप आज तैयारी करना शुरू किए, कल रिजल्ट आ जाता, ऐसा होता है? नहीं। आज तैयारी करना शुरू किए, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद लगातार मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आता है। वैसे ही हिमालय पर्वत के निर्माण में भी, हिमालय पर्वत के निर्माण में भी समय लगा। और हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर अलग अलग विद्वान ने अलग अलग सिद्धांत दिया है। कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया है, मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया है। यह सब सिद्धांत क्या होता है? आपके बिहार दरोगा परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, बीपीएससी में भी प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, मेंस में पूछा जाता, और उसमें भी जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है उसको पूछा जाता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और मॉर्गन का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आपके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया है और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया है। यही बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आपके लिए महत्वपूर्ण। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, फिर आपको जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, और जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार में चट्टान, कई प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम का चट्टान, कुडप्पा, धारबार, बिंद, गोंडवाना, डक्कन ट्रैप, ये सब चट्टान है। जैसे आग्नेय रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान का नाम आप सुने होंगे, अवसादी चट्टान का नाम आप सुने होंगे। उसी प्रकार से जब आप भारत के भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ते हैं तो आपको चट्टानों के विषय में भी पढ़ना होता है। और चट्टान तो पृथ्वी के अंदर ही ना होगा, भूभाग के अंदर ही ना होगा चट्टान। तो पृथ्वी के विषय में पढ़ रहे हैं तो वहां पर चट्टान तो आपको जानना ही होगा। भारत की भूगर्भिक संरचना को पढ़ने के क्रम में आपको चट्टानों के विषय में पढ़ना होता है। अगर भारत में चट्टानों की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में चट्टान पाया जाता है। भारत का जो प्राथमिक और मूल चट्टान है वह आर्कियन क्रम का चट्टान है। आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान, जो आर्कियन क्रम का चट्टान है यह भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान है। जो आर्कियन क्रम का चट्टान है यह भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान है, प्राथमिक और मूल चट्टान है। आर्कियन क्रम के चट्टान में ही जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, अपर्दन का मतलब टूट फूट और निक्षेपण का मतलब जमा होना। अपर्दन का मतलब टूट फूट, निक्षेपण का मतलब जमा होना। जब आर्कियन क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो उसी से धारबार क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ।
धारवाड़ क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और जो धारवाड़ क्रम का चट्टान है यह धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसमें लोहा, सोना, चांदी जैसे धातु पाए जाते हैं। धारवाड़ कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक के धारवाड़ के क्षेत्र में इस प्रकार के चट्टानों की बहुलता थी, जिस वजह से इसे नाम दे दिया गया धारवाड़ क्रम का चट्टान। और धात्विक खनिज के लिए धारवाड़ क्रम का चट्टान विख्यात है। और यही कारण है कि कर्नाटक देखिए सोना चांदी के लिए विख्यात है ना जी। हाँ, वहां पर धारवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाता है, इसलिए सोना चांदी के लिए कर्नाटक विख्यात है। भारत में सबसे ज्यादा सोना कर्नाटक है ना, चांदी राजस्थान, सोना कर्नाटक और चांदी। जो केजीएफ मूवी है वो कर्नाटक के कहानी, कर्नाटक के कहानी। हाँ, तो इसके बाद जो धारवाड़ क्रम का चट्टान है, धारवाड़ क्रम के चट्टान में जब अपरदन और निक्षेपण हुआ तो कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और कुडप्पा क्रम के चट्टान में जब अपरदन और निक्षेपण हुआ तो बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। यह चट्टान के निर्माण का क्रम है ADKV, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, बिंद, ADKV। इन चट्टानों में भारत का जो सबसे प्राचीनतम और मूल चट्टान है वह आर्कियन क्रम का चट्टान है। भारत का जो सबसे प्राचीनतम और मूल चट्टान है वह आर्कियन क्रम का चट्टान है। वही भारत का सबसे आधुनिकतम चट्टान की अगर आप बात करेंगे तो जो भारत का सबसे आधुनिकतम चट्टान है वह है आपको गोंडवाना क्रम का चट्टान। वह है आपको गोंडवाना क्रम का चट्टान, गोंडवाना क्रम का चट्टान। और जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है, गोंडवाना क्रम का चट्टान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला भारत का 98% कोयला, भारत का 98% कोयला, 98% कोयला जो है आपको गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही पाया जाता है। 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम का चट्टान छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिस वजह से कोयला पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ही ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो महानदी घाटी है, गोदावरी नदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी है, इन नदी घाटियों में भी गोंडवाना क्रम के चट्टान मिलते हैं। और इन नदी घाटियों में भी गोंडवाना क्रम के चट्टान मिलते हैं। यही कारण है कि इन नदी घाटियों में भी कोयला देखने को मिलता है। इन नदी घाटियों में भी कोयला जो है आपको देखने को मिलता है। समझ गए? आइए याद करते हैं। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व सभी स्थलखंड या सभी महाद्वीप जो आपस में जुड़ा हुआ था उसे क्या नाम दिया गया? और सभी स्थलखंड जो आपस में जुड़े हुए थे उसे पेंजिया नाम किसने दिया? पेंजिया नाम किसने दिया? अच्छा, पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे क्या कहा गया? पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था उसे क्या कहा गया? पेंजिया में जब विखंडन हुआ तो कुछ भाग उत्तर की ओर खिसका, उसे क्या कहलाया? जो भाग दक्षिण की ओर खिसका वो क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। इसके बाद आगे बताइएगा कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया किसके अंतर्गत? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया किसके अंतर्गत? अच्छा, एगो बात बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड ना जी। कहाँ है ग्रीनलैंड? ये ना है जी, ये है ना ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भी अंगारा लैंड का ही हिस्सा है। ग्रीनलैंड किसका हिस्सा? ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? अच्छा, ग्रीनलैंड पर कौन देश का अधिकार? डेनमार्क का नहीं। आगे बताइएगा, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन आता है?
साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका किसके अंतर्गत आता? किसके अंतर्गत? अपना देश भारत किसके अंतर्गत? भारत किसके अंतर्गत? भारत किसके अंतर्गत आता? गोंडवाना लैंड ना जी। आगे बताइएगा। चलिए, भूगर्भिक संरचना हमें यह बतलाता है कि जो भारत है, भारत को कितने स्पष्ट भागों में विभाग। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय कौन कौन? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का, उत्तर भारत का विशाल, प्रायद्वीपीय। भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन है? प्राचीनतम भूभाग, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग। अब भारत का सबसे नवीनतम भूभाग, उत्तर भारत का विशाल, उत्तर भारत का विशाल मैदान। आगे बताइएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम चट्टान, सबसे प्राचीनतम चट्टान, सबसे आधुनिकतम या नया चट्टान आए कौन है? गोंडवाना क्रम का चट्टान। कोयला कौन चट्टान में पाए? कोयला कौन चट्टान में? और जो आपको गोदावरी नदी घाटी है, महानदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी है, इन नदी घाटियों में गोंडवाना क्रम का चट्टान पाया जाता है। इसलिए ये नदी घाटियां कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हाँ या ना? हाँ है, समझ गए। इसके बाद भारत का सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है जी? कौन है? आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो कौन चट्टान का निर्माण? कौन चट्टान का? धारवाड़ क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो किसका निर्माण? कुडप्पा। किसका? और कुडप्पा में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो किसका निर्माण हुआ? किसका निर्माण हुआ? कौन सा चट्टान धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध? धात्विक खनिज के लिए, धात्विक खनिज के लिए। क्लियर है ये बात? आगे जो है इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सब चीज बता दिए हैं, आगे आप पढ़ लीजिएगा। अब इससे अगला चैप्टर है भारत के पर्वत पठार और मैदान। भारत के पर्वत पठार और मैदान। अब आ जाइए, हम लोग पढ़ते हैं भारत के पर्वत पठार और मैदान। भारत के पर्वत पठार और मैदान। ए हीरो सब, ए हीरो सब, आप भी आइए। हाँ, 3 से 5 वाला बैच में तो ऑब्जेक्टिव करवाए 3 से 5 बैच में जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 3 से 5 बैच में, 3 से 5 में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों साथे है, ठीक है। 3 से 5 वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो इस बैच में अपलोड कर दीजिएगा, और 3 से 5 वाला बैच में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए, चैप्टर 1, 2 करवाए, 8 तक करवाए हुए, 8 के बाद नहीं करवाए हैं। तभी तो चैप्टर 1 और 2 चैप्टर खत्म हो गया है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो एप्लीकेशन पर अपलोड करवा देंगे। हम आपको बोले हुए हैं ना कि इतिहास के ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो अवेलेबल करवाएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब चीज़ का, थ्योरी के साथ साथ, जैसे साइंस में हो रहा है, ठीक है। इतना कुछ दे रहे हैं, अगर आप उसको पचा लिए, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। लेकिन पचेबे नहीं कीजिएगा, पचाने का क्षमता है, आप लोग का पेट खराब हो जाता है। सुनिए, हाँ, उसको भी बता रहे हैं, आपको भी, आप लोग भी सुन लीजिए। 1 से 2 दिन में उसका वीडियो एडिट है,
नहीं है एडिट, तो क्या दिन में हो जाएगा? 2 चैप्टर है, पहला और दूसरा है, कल तक कर दीजिएगा। हाँ, कल तक जो है ज्योग्राफी चैप्टर 1 खत्म हो गया है, 2 खत्म हो गया है, अभी चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं, भारत के पर्वत पठार मैदान। कल तक जो है ज्योग्राफी के पहला चैप्टर का वीडियो और दूसरा चैप्टर का वीडियो अपलोड कर देगा। और अगला क्लास ज्योग्राफी का मेरा सैटरडे को होगा, अगले सैटरडे को, अगले सैटरडे को होगा। जब अगले सैटरडे को क्लास होगा ना, तो उससे पहले आप दोनों चैप्टर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा याद कर लीजिएगा ना। और अगले सैटरडे को कोई हमको याद दिला दीजिएगा, हम भी भूल जाते हैं, पूछने के लिए पूछेंगे हम। अगले सैटरडे को ज्योग्राफी चैप्टर 1 और 2 पूछेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन पर वीडियो दोनों चैप्टर का अपलोड हो जाएगा, ऑनलाइन वाले लोग आप अपना देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव करके रहेगा, ठीक है। और सूचना कहाँ गया, सूचना भी दे दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, एप्लीकेशन पर कि वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग भी अपना देख लीजिएगा, समझ गए। सबको ऑनलाइन एक्सेस तो दे ही दिया गया है, अगर नहीं आपको मिला है तो इसमें आपका फॉल्ट है, मेरा नहीं है। हम 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार बोले हुए हैं क्लास में। अब आप में इरेगुलरिटी है, आप रेगुलर नहीं आते हैं, आपको कुछ आता पता है नहीं, जब मन होता है उठ के आ जाते हैं, तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जिनमें रेगुलरिटी नहीं है उनका कुछ नहीं हो सकता है, ये बात हम लिख करके दे सकते हैं, समझ गए। तो सबको ऑनलाइन एक्सेस दे दिए हम अपने तरफ से। अगर आपको नहीं मिला है तो ये आप में फॉल्ट है, लड़का हो या लड़की, ये आप में फॉल्ट है, हमारे में नहीं है, संस्थान में कोई फॉल्ट नहीं है। या तो आप फुल पेमेंट नहीं किए होंगे, या आप गलत तरीका से एडमिशन करवाए होंगे, या आपको पता नहीं होगा, तो ये सब आपकी कमी है, ये हमारी कमी नहीं है, समझ गए। तो एप्लीकेशन पर अपलोड होगा दोनों चैप्टर का वीडियो, देख लीजिएगा। और अगले सैटरडे को हम पूछेंगे, और पूछ करके हम नानी याद दिलाएंगे अगले सैटरडे को, ठीक है। आ जाइए अब, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, ऑब्जेक्टिव ना है तो ऑब्जेक्टिव अपलोड होगा, ऑफिस में मिलेगा, ठीक है। ऑफिस में आप पूछिएगा, मिल जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव 3 से 5 वाला बैच का लीजिएगा देख करके, हाँ 3 से 5 वाला बैच का, हाँ ठीक है, ठीक है, यही है, हाँ ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का जो है पीडीएफ हम अपलोड करवा देंगे, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर, वो ऑब्जेक्टिव जो है ना एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दीजिएगा। ऐसा कीजिएगा आंसर हटा करके, क्योंकि कुछ आंसर में एरर है, एक आध गो के कारण जो विद्यार्थी हल्ला करेगा आंसर एरर है, आंसर एरर है, आंसर एरर है, समझ गए। आधुनिक भारतीय इतिहास के विषय में विद्यार्थी बहुत हल्ला कर रहा था, आंसर एरर है, आंसर एरर है। 10 से 12 एसआई बैच में पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास का क्वेश्चन आंसर करवाए, लास्ट में जाकर के विद्यार्थी से परसेंटेज निकलवाए कि कितना परसेंटेज गलत है। 1 से 1.5%, हर चैप्टर में लगभग 1% के आसपास आंसर एरर है, यानी 100 में 1 वो सिर्फ चैप्टर था जिसमें 2.5% आंसर एरर था। गांधी युग, उसमें 778 क्वेश्चन था, उसमें जो है टोटल वो भी 2.5% था नहीं। कुछ विद्यार्थी बोल रहा था 6 गो एरर है, कुछ 12 गो, कुछ 15 गो, कुछ 18 गो, कुछ 20 गो, मैक्सिमम मार्क लिए 20 तक। एगो लड़का बोला 20 गो गलती है, तब निकाले तो 97% सही था, 2.5% एरर था। तो ओवरऑल एवरेज अगर मिला करके देखे तो 99% सही है, ऑब्जेक्टिव का आंसर 1% एरर है, और उस 1% के वजह से इतना चिल्लाता है आंसर एरर है, आंसर एरर है, कि हमको करवाना पड़ा ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए जो है फालतू का लोग आप लोग हल्ला कीजिएगा आंसर एरर है, आंसर एरर है, इसलिए आंसर हटा करके दीजिएगा, आंसर हटा करके दीजिएगा। और वीडियो जो है जाकर के देख करके आप अपना आंसर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ गए। तो एप्लीकेशन पर भी ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ हम डलवा देंगे आपके बैच में, और वीडियो भी डलवा देंगे दोनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का, आप लोग देख लीजिएगा। 2 चैप्टर खत्म हो गया है, और इसके बाद जो है तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और ऑफलाइन वालों को भी जो है, ऑफलाइन वालों को ऑफिस में अवेलेबल करवा दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आंसर छांट के दे दीजिएगा, समझ गए। आप लोग अपना ले लीजिएगा, जिनके में है ठीक है, जैसे ये लड़की में है तो ठीक है, ठीक है, इसमें भी है तो ये ठीक है, हाँ यही वाला है, आप में ना है तो ठीक है। पहला चैप्टर में 78 क्वेश्चन है, देखिए पहला चैप्टर में 78 क्वेश्चन है,
अगर पहला चैप्टर में 78 क्वेश्चन है तो ठीक है। 78 क्वेश्चन जिसके नोट में पहला चैप्टर में है तो आपका ऑब्जेक्ट, आपका नोट ठीक है। अगर इधर उधर है तो गलत है, समझ गए? हाँ 78 है तो ठीक है, पहला चैप्टर। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए आइए आइए। अब भारत के पर्वत, पठार और मैदान। देखिए, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत में ना मैदान है, ना पहाड़ है, ना पर्वत है, ना पठार है। आप जब भारत का भ्रमण करेंगे और देखिए, आप भारत के नागरिक हैं, आपको अपने पूरे जीवन काल में एक बार भारत का भ्रमण निश्चित तौर पर करना चाहिए। ऐसे अभी तक हम भी किए हैं नहीं, फुर्सत ही नहीं मिला है कि भारत भ्रमण कर सके। तो भारत भ्रमण हर भारतवासी को करना चाहिए। तो एक बार आप भारत भ्रमण जरूर कीजिएगा। जब जीवन में सफल हो जाइएगा तब कीजिएगा, अभी नहीं, अभी नहीं। जब सफल हो जाइएगा तब। भारत का जब आप भ्रमण करेंगे तो आप यह पाएंगे कि भारत में कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं झील है, कहीं जलप्रपात है। ये चीज आप देखेंगे, ये चीज आप देखेंगे, ये चीज आप पाएंगे, देखेंगे ये सब चीज। तो भारत की अगर बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत है। और पर्वत यानी माउंटेन, अंग्रेजी में माउंटेन, पर्वत यानी अंग्रेजी में माउंटेन। और सीधा समझिए ना, साधारण भाषा में, समतलीय भाग या मैदानी भाग से जो ऊपर उठा हुआ स्थल होता है, ऊपर उठा हुआ स्थल होता है, बहुत अधिक ऊंचा होता है, जिसकी कम से कम ऊंचाई 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। पृथ्वी के धरातलीय या समतलीय भाग या मैदानी भाग, हम मानव मैदानी भाग में रहते हैं, समतलीय भाग या धरातलीय भाग में रहते हैं। हम या आप जो रहते हैं यही समतलीय, धरातलीय या मैदानी भाग है। समतलीय, धरातलीय या मैदानी भाग से कम से कम समतलीय, धरातलीय या मैदानी भाग से कम 1000 मीटर ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, आधार बेस यानी नीचे वाला पार्ट, आधार विस्तृत हो, शीर्ष यानी ऊपरी भाग संकुचित हो यानी कम हो, संकुचित हो, जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष संकुचित हो और आकार लगभग त्रिभुजाकार हो, और औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो, 1000 मीटर से अधिक हो, उसी को पर्वत कहा जाता है। मानचित्र का बुक भी जब आप देखेंगे
तो उसमें पर्वतों को त्रिभुजाकार आकृति से डिनोट किया गया है। पर्वतों को त्रिभुजाकार आकृति से डिनोट किया गया है। मानचित्र का बुक भी आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। तो एक बार फिर से पर्वत का परिभाषा सुन लीजिए। धरातलीय या समतलीय भाग से कम 1000 मीटर ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष संकुचित हो और ढाल तीव्र हो। तीव्र ढाल का मतलब यह है कि आप देख सकते हैं, तीव्र ढाल का मतलब यह होता है कि अगर मान लिया जाए यहीं पर किसी वस्तु को रखा जाए तो सरक करके तुरंत नीचे आएगा। पर्वतीय भाग के ऊपरी हिस्सा पर अगर आप डगमगाए तो सीधा आप नीचे गिर पड़ेंगे, और नीचे गिर पड़ेंगे औसत ऊंचाई तो 1000 मीटर से अधिक है। क्या होगा आपका, थोड़ा सोच करके देखिए। ओम नमः स्वाहा हो जाएगा आपका, समझ गए। तो ये पर्वत हो गया। इसके बाद पर्वत का ही छोटा भाई पहाड़ है। पहाड़ में भी यही सब गुण होता है, लेकिन पर्वतों की तुलना में पहाड़ की ऊंचाई कम होती है। फिर पर्वत का ही मंझला भाई पठार है। पठार में क्या होता है, ऊपरी भाग जो होता है वह मेजाकार होता है। ऊपरी भाग मेजाकार होता है, मेज आकार का होता है, या समतल होता है, कहिए सीधा समतल होता है। लेकिन पठार भी धरातलीय भाग से ऊंचा उठा हुआ होता है, और इसकी ऊंचाई धरातलीय भाग से कम 500 मीटर होना चाहिए, या 500 मीटर से अधिक होना चाहिए, 500 मीटर से अधिक होना चाहिए। और उसी का सबसे छोटा भाई मैदान होता है। मैदान जहां आप रहते हैं, समझ गए। भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत है। फिर पहाड़ की बात करें, 18.6% भूभाग पर पहाड़ है। और फिर पठार की बात करें तो 27.7% भूभाग पर पठार है, और बाद बाकी बचे हुए भूभाग पर मैदान है। क्या है, मैदान है। आप जोड़िएगा, आपको 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो भारत के 100% या 100%, जहां भी 100% शब्द का प्रयोग करे तो वहां पर मतलब समझना है 100%, 100%, 100% या 100% मतलब समझना है, ठीक है। तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, इस बात से हमने आपको अवगत करवा दिया। अब सबसे पहले भारत के पर्वत को देखेंगे, और फिर पहाड़, पठार, मैदान सबको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे किसको, पर्वत को। तो आइए पर्वत को देखना प्रारंभ करते हैं। भारत में कई सारे पर्वत देखने को मिलेंगे। हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, ये सभी पर्वत भारत में है। लेकिन इन सभी पर्वतों में जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है वह हिमालय पर्वत है। और इसलिए सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत को देखेंगे। हिमालय पर्वत को देखेंगे। अगर हिमालय पर्वत की हम बात करें तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत के
उत्तरी भाग में है। तो काम का है क्या है जी, कहाँ? बच गया, वो तो मरता नहीं है, ठीक, वो तो हमको पते था। चलिए, तो क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। भारत के मध्य में विंध्याचल पर्वत है और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत है। इसमें सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वत को जानेंगे, हिमालय पर्वत को देखेंगे। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ, भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब की ओर इस प्रकार से फैला हुआ है। डायरेक्शन आप जानते होंगे, पहला चैप्टर में तो बताए ही होंगे महाराज, ऐसा थोड़े है नहीं बताए। भारत एक परिचय, उसमें वही सब तो बताना रहता है, नहीं बताए? बताए हुए। ऊपरी भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिना भाग पूरब, बायां भाग पश्चिम, बायां भाग पश्चिम, ठीक है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है और इसकी लंबाई को लेकर थोड़ा सा विवाद है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा विवाद है। कुछ बुक हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर और कुछ बुक 2500 किलोमीटर भी लिखता है, लेकिन अधिकतर बुक हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर ही लिखता है। अधिकतर बुक हिमालय पर्वत की लंबाई कितना लिखता है? 2400 किलोमीटर। कितना? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। और जो हिमालय पर्वत है जिसका विस्तार भारत में है, और ध्यान रहे हिमालय पर्वत का विस्तार सिर्फ भारत में ना है, हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में भी है, भारत के साथ साथ चीन में है, नेपाल में है, भूटान में है, म्यांमार में है और पाकिस्तान में भी है। इन सब देशों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। हिमालय पर्वत का पश्चिम से पूरब तक जो लंबाई है वह है 2400 किलोमीटर। अधिकतर सोर्स 2400 किलोमीटर ही लिखता है, कुछ एक्का दुक्का सोर्स 2500 किलोमीटर लिखता है। तो अधिकतर सोर्स जो लिखता है उस बात को ज्यादा मान्यता देना चाहिए हमें, और इसलिए नोट में भी 2400 किलोमीटर ही लिखा हुआ होगा और हम भी आपको 2400 किलोमीटर ही बता रहे हैं। 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। और जो हिमालय पर्वत है, जैसे बचपन में आपको बताया गया होगा भारत का चौहद्दी क्या है। भारत के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में श्रीलंका है, पूरब में म्यांमार है, पश्चिम में पाकिस्तान है। वैसे हिमालय पर्वत का चौहद्दी आप जानिए। हिमालय पर्वत के जब आप उत्तर में जाएंगे तो तिब्बत का पठार मिलेगा, तिब्बत का पठार। और हिमालय पर्वत के जब आप दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और जब आप हिमालय पर्वत को दूर से देखते हैं तो हिमालय पर्वत त्रिभुजाकार की आकृति के रूप में दिखाई देता है। हिमालय पर्वत धनुषाकार, त्रिभुजाकार नहीं, धनुषाकार। हिमालय पर्वत को जब आप दूर से देखते हैं तो धनुषाकार इस आकृति के रूप में दिखाई देता है।
समझ गए। इस रूप में आपको हिमालय पर्वत दिखाई देता है, धनुषाकार आकृति में जो है आपको हिमालय पर्वत दिखाई देता है। हिमालय पर्वत को अगर आप नदीय दृष्टिकोण से देखेंगे, यानी नदी के सीमा के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो नदीय सीमा के दृष्टिकोण से हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक आपको हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। अब जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर, हिमालय पर्वत को डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। हिमालय पर्वत को डायरेक्शन के आधार पर दो भाग में बांटा गया, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। और हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने चार भागों में बांटा है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। और हिमालय पर्वत को भौगोलिक तौर पर भी चार भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो इन सभी आधारों पर हिमालय पर्वत को हम लोगों को पढ़ना है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय के आधार पर, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय के आधार पर, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक के आधार पर, इन सभी आधारों पर हिमालय पर्वत को हम लोगों को पढ़ना है। इसमें सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने हिमालय पर्वत को जो प्रादेशिक तौर पर नदी के सीमा को आधार बनाते हुए चार भागों में विभाजित किया है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सबसे पहले इसकी चर्चा हम आपके साथ कर देते हैं। उसको उठाइए, मारिए एक चाट। क्या कर रही है? सो रही है जी? आप ही को बोल रहे हैं, सो नहीं रही थी तो मुंह पर से वैसे हाथ का रख दे, मारेंगे एक चाट, गाले लाल हो जाएगा। चलिए, हाँ, अब जो है लड़का लड़की को चप्पल से मारना शुरू किया, पता चला आप लोग को? कुछ कुछ नया नया इन्वेंशन सब किए हैं हम। एक तो मोबाइल जिसको देख लिए क्लास में चलाते हैं या मोबाइल से बतियाते हैं, मोबाइल लेके सीधा पटकते हैं, और ऐसा पटकते हैं कि उसका इलाज ही नहीं होता है मोबाइल का। और अगर आपस में बतियाता है लड़का लड़की तो उसको बुला करके चप्पल से मारते हैं। ये दो नया इन्वेंशन है। आप लोग तो ग्रेजुएट हैं, इसलिए आप लोग को ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग को फट्ठा से मारेंगे, चप्पल से नहीं। फाउंडेशन वाला सबको चप्पल से मारते हैं, ठीक है? वो सब इंटर वाला सब है। आप लोग तो ग्रेजुएट हैं ना। आप लोग का आरती उतारेंगे, आरती। खाना बनाने वाला आता है, उसको बोलेंगे आरती का थाली एगो तैयार करके दे दो। डेली जाकर के विद्यार्थी का उतारेंगे। लाट साहब भाई, चलिए, तो आप लोग के बेस में भी चलेगा, चप्पल नहीं चलेगा लेकिन फट्ठा चलेगा, ठीक है? चलिए आगे आइए। अब प्रादेशिक तौर पर सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने जो हिमालय को
4 भागों में विभाजित किया है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। इसमें पंजाब हिमालय, देखिए इससे आगे जब आप बढ़िएगा तो इस चैप्टर के बाद आगे हम आपको पढ़ाएंगे नदी, नदी पढ़ाएंगे। तो नदी में आपको पता चलेगा कौन नदी किधर बहती है। अभी सीधा जानिए, सिंधु, सतलज, चिनाव, रावी, ब्यास, श्योक, स्पीति, झेलम, ये सब नदी इस क्षेत्र में बहती है। गंगा इधर बहती है, ब्रह्मपुत्र इधर बहती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इधर बहती है, नर्मदा, ताप्ती इधर बहती है। ठीक है, पता नहीं चला होगा किधर बहती है। चलिए, तो इधर आपको सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है उसी को पंजाब हिमालय कहते हैं, उसी को पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सब पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। तो जो पंजाब हिमालय है, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में जो हिमालयी क्षेत्र का विस्तार है उसी को पंजाब हिमालय कहते हैं। और पंजाब हिमालय के अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रेणी है काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल इत्यादि, ये सब पंजाब हिमालय में आता है। फिर सतलज नदी से लेकर काली नदी तक, काली नदी नेपाल में बहती है, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक जो हिमालय पर्वत का विस्तार है इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। और इसके अंतर्गत आने वाली पर्वत चोटियां त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी, ये सब पर्वत चोटी उत्तराखंड में है और ये सब पर्वत चोटी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। तो दूसरा है आपको कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। सतलज से लेकर काली नदी तक जो हिमालय का विस्तार है उसी को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। और इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख पर्वत चोटियां हैं त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी इत्यादि, नंदा देवी इत्यादि, ये सब पर्वत चोटी। इसके बाद काली से लेकर तीस्ता, तीस्ता नदी सिक्किम के पाउहुंडी हिमनद से निकलती है, तीस्ता नदी यहां है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो हिमालय पर्वत का विस्तार है, काली नदी से तीस्ता नदी तक जो हिमालय पर्वत का विस्तार है इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय। तो आगे है नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता, काली नदी से तीस्ता नदी। और ये जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय है, विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, विश्व की सभी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आता है। विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं सब नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सब पर्वत चोटी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय पर्वत का विस्तार है इसे असम हिमालय कहते हैं। तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय पर्वत का विस्तार है उसे असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय, असम हिमालय कहते हैं, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। इसके अंतर्गत कई सारी पर्वत चोटियां आती है, विशेष तौर पर असम, मेघालय, मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया है, असम में जो भुवन है, मिकीर है, ये सब पर्वत चोटियां, नामचा बरवा है, ये सब असम हिमालय के अंतर्गत आने वाली पर्वत चोटी है।
अब इन हिमालयों में जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। जो कुमायूं हिमालय है इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। जो नेपाल हिमालय है इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। और जो असम हिमालय है इसकी लंबाई है 750 किलोमीटर। सर सिडनी बुर्राड ने यही 4 भागों में हिमालय पर्वत को नदी के सीमा के आधार पर बांटने का काम किया है। आपसे यहां से पूछा जाता है पंजाब हिमालय कौन नदी से कौन नदी तक, नेपाल हिमालय कौन नदी से कौन नदी तक, कुमायूं हिमालय कौन नदी से कौन नदी तक, आपसे पूछा जाता है यहां से प्रश्न। तो आइए इतना याद कर ले। आए चलिए आइए, भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार? 10.7 प्रतिशत, 10.7 प्रतिशत। पहाड़ का विस्तार, पहाड़ का विस्तार, पहाड़ का विस्तार, पठार का विस्तार, पठार का विस्तार, मैदान का विस्तार, मैदान का विस्तार। हिमालय पर्वत भारत के कौन भाग में है? हो कौन भाग में है? कौन भाग में है? हिमालय पर्वत की लंबाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत किधर से किधर फैली? पश्चिम से पूरब। इसके बाद आगे बताइएगा, हिमालय पर्वत के उत्तर में कौन पठार है? तिब्बत का। हिमालय पर्वत के उत्तर में कौन पठार? दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल, दक्षिण में, पूरब में, सॉरी पश्चिम में कौन नदी तक फैली? पश्चिम में कौन नदी तक? पूरब में, पूरब में। क्लियर है ये बात? हिमालय पर्वत दूर से देखने पर कैसा नजर आता? कैसा? हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर कितने भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। उसमें जो है सिंधु से सतलज नदी तक कौन हिमालय? लंबाई 560। सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज लंबाई। काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर किस हिमालय के अंतर? सतलज से काली, सतलज से काली कितना किलोमीटर? आए त्रिशूल, कामित, नंदा देवी कौन हिमालय? आए काली से तिस्ता, काली से तिस्ता लंबाई। विश्व की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा कौन हिमालय के अंतर्गत? कौन हिमालय के अंतर्गत? तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। आए लंबाई। आए गारो, खासी, जयंतिया, नामचा, बरबा जैसे पर्वत कौन हिमालय? आए कौन हिमालय? असम हिमालय। अच्छा, और सब मजा में? चलिए, आप लोग एडमिशन लिए लाइब्रेरी में? है? चलिए, हाँ, और सब बढ़िया है? होमवर्क तो कुछ नहीं दिए है? मध्यकालीन ना होमवर्क में कैसे कर रहे हैं? कुछ नहीं दिए हैं? तो और सब बढ़िया ना? अरे सुनिए ना, बिहार पुलिस वाला का परीक्षा होने जा रहा है 1 अक्टूबर से ना। तो बीच में जो है 2 गो सैटरडे संडे आता है। तो सैटरडे को जो आप लोगों का पॉलिटी का क्लास ले रहे थे, सॉरी संडे को, सॉरी संडे को जो आप लोग का पॉलिटी का क्लास ले रहे थे,
उस पॉलिटी के क्लास को सोच रहे हैं कि ये 2 सप्ताह रोक दे, ठीक है, और बिहार पुलिस वाला को पढ़ा दे थोड़ा सा। आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ हाँ, क्या 2 संडे सोच रहे हैं आपका पॉलिटी का क्लास ना ले? हाँ, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? 2 संडे मैनेज कर लीजिए ना आप लोग, फिर उसके बाद तो आप ही लोग को ना एक्स्ट्रा टाइम देंगे, फिर और कोई बचेगा थोड़े मेरे पास, आप ही लोग ना बचिएगा। आए, क्या विचार? थोड़ा सा तो सहयोग मांग रहे हैं महाराज, क्या? तो फिर भी जो है टेलीग्राम चैनल पर कल आप देख लीजिएगा पॉलिटी का क्लास होगा या नहीं होगा। ज्यादातर चांस है कि बिहार पुलिस बैच को पढ़ा दे। दो सुन लीजिए, स्पष्ट कर देते हैं, 2 संडे है, रुकिए, हल्ला मत कीजिए। 2 संडे जो है, 2 संडे आप लोग के पॉलिटी के क्लास को स्थगित कर रहे हैं। ये आने वाला संडे और उसके आने वाला संडे, फिर आगे से होगा। ये 2 संडे जो है बिहार पुलिस वाला को पढ़ाना है हमको, ठीक है? तो कल आपका पॉलिटी का क्लास नहीं है, ठीक है? अब ये स्पष्ट कर दिए। चलिए हमको निकलने दीजिए, फिर आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।